नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, यदि मैं आपको कहूं कि जिस राज्य में आप हैं, यदि उस जगह पर बेरोजगारी बहुत अधिक है तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है। और अवसर यह कि आपको विदेश में जाकर के काम करने का मौका मिल जाएगा और अच्छी खासी तनख्वाह दी जाएगी। तो आप बिल्कुल चौंक जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है और ये मामला जो है इजराइल से संबंधित है। इजराइल जो है अभी भारत की तरफ देख रहा है, इस वजह से भी कि वहां हमास के साथ उसका जंग छिड़ा हुआ है। तो भारत से एक तरह से समझिए राजनयिक सपोर्ट भी उसे चाहिए, मोरल सपोर्ट भी चाहिए, वैश्विक मंच पर भी कहीं न कहीं उसे साथ चाहिए भारत का। वहीं दूसरी तरफ जो मैंने बात किया कि वह श्रमिकों के लिए भारत की तरफ देख रहा है, कि भारत सरकार से कह रहा है कि आपके यहाँ जो युवा हैं वह हमें दीजिए श्रमिक के तौर पर, हमारे यहाँ कामगार लोगों की जरूरत है। तो जहां पर एक तरफ भारत में बेरोजगारी काफी देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल जैसे देश जो हैं वह भारत के तरफ इस नजरिए से देख रहे हैं कि उन्हें श्रमिक चाहिए। तो भारत के लिए यह मौका कितना अवसर, भारत इसको भुना सकता है, इजराइल की जरूरत ऐसी क्या पड़ गई है। और फिर हम देखेंगे कि फलस्तीन और इजराइल के साथ भारत का इन मुद्दों को लेकर के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की चर्चा करना यहां बेहद लाजमी हो जाएगा। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है, इजराइल में भारतीय श्रमिकों की मांग क्यों बढ़ी, यह मामला। अब इस मुद्दे को हम दो नजरियों से लेकर के पढ़ेंगे। एक तो हम इकोनॉमी के नजरिए से इसको लेकर चलेंगे, दूसरा हमारा होगा आईआर, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी। दो सब्जेक्ट में यहां हमारे लिए यह जरूरी होने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी अखबार की कटिंग देखेंगे अभी आप, हर जगह यह चीज जो है चर्चा में चला जा रहा है। अब सबसे पहले प्रमुख मुद्दा देख लेते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि गाजा पट्टी को लेकर के, आप जानते हैं गाजा पट्टी जो है एक फलस्तीन का जगह दिया गया है, और गाजा पट्टी को लेकर के हमास जो है फलस्तीन का एक विद्रोही गुट माना जाता है, उसका और इजराइल के सेना का लगातार झड़प चल रहा है, ठीक है। इसको लेकर के समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से क्या हुआ है कि इजराइल में कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले जो मजदूर थे उनकी भारी कमी देखी गई है। इजराइल ने सुरक्षा कारणों के चलते यह निर्णय लिया है कि फलस्तीन के जो काम करने वाले लोग इजराइल में बॉर्डर क्रॉस करके आया करते थे उसकी संख्या वह कम कर देगा। अब उसकी निर्भरता अगर फलस्तीनियों पर यदि वह कम करना चाहता है तो उतने श्रमिक की भरपाई उसे कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। अब यहां पर अगर देखिए फलस्तीनी केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के आधार पर तो लगभग 18.8% फलस्तीनी श्रमिक जो है इजराइल में काम कर रहे हैं। और इजराइल चाह रहा है ये जो 18.8% फलस्तीनी श्रमिक है इसकी संख्या पूरी तरह से कम कर दे, इस पर जो निर्भरता है वह पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। और यह कोशिश कर रहा है कि फलस्तीन नागरिक उसके बॉर्डर में आए ही ना। इसीलिए वह जो है यहां पर अब भारत की तरफ देख रहा है और भारत के लिए यह एक अवसर हो सकता है। निर्माण उद्योग के लिए विदेशी कामगारों की संख्या 30,000 से बढ़ाकर यह 50,000 तक करना चाहता है। अब यहां पर एक चीज समझिए, यदि यह निर्माण उद्योग में अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है 50,000, तो यह किन देशों की तरफ देख रहा होगा, यह बात एक बार आप देख लीजिए। देखिए यहां भारत का मैप आप देख पा रहे हैं। भारत के अलावा जो है यहां पर इजराइल जिस देश की तरफ देख रहा है वह जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, यानी कि ऐसे देश। अब दो तीन बातें ध्यान रखिए, भारत के अलावा मैंने कहा वह किन किन देशों के तरफ देख रहा है श्रमिक के लिए, तो मैंने भारत के पड़ोसी देशों का नाम बताया, यानी कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसका नाम बताया। इसकी वजह क्या है, यहां श्रमिकों की उपलब्धता है और सस्ते दर पर श्रमिक उपलब्ध हो जाएंगे। यह बात जो है भारत पर भी लागू होता है। इसीलिए यहां पर इजराइल कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के उत्साहित है कि भारत और उसके पड़ोसी देशों से उसे श्रमिक मिल जाएगा। यदि इजराइल की स्थिति आप देखेंगे तो इजराइल कहीं यहां पर मिडिल ईस्ट में पड़ता है, और जैसा मैंने कहा गाजा पट्टी को लेकर के, तो आप यहां पर इस मैप के जरिए देख पाएंगे। यहां पर आप इजराइल की स्थिति देख रहे हैं, तो इजराइल का जब आप गाजा स्ट्रिप देखेंगे, यहां पर यह जो आपका एरिया पड़ता है वह गाजा स्ट्रिप का पड़ेगा। आपको एक बार यहां देखिए,
यह जो हिस्सा पड़ जाता है वह गाजा स्ट्रिप का पड़ेगा और यह एरिया जो पूरा पड़ता है वह वेस्ट बैंक का हिस्सा पड़ेगा। तो यह वेस्ट बैंक का हिस्सा और गाजा स्ट्रिप यह जो है फिलिस्तीन को दिया गया है और यह पूरा हिस्सा जो है वह इजराइल के कब्जे में फिलहाल है। ठीक है, इस पर हम और डिटेल से चर्चा करेंगे तो आपको और चीजें भी समझ में आ जाएगा। तो यहां पर दो जगह से जो है फिलिस्तीनी नागरिक इजराइल में निर्माण उद्योग के लिए काम करने आते हैं और यही जो है इसके बॉर्डर में जैसे ही क्रॉस करके आते हैं तो इजराइल को लगता है कि उसके साथ जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं वह बढ़ जाती है। ठीक है, उसे खतरा नजर आता है क्योंकि लगातार देखा जाता है कि इस वजह से वहां परेशानी बढ़ते जाता है और नागरिकों के बीच भी हिंसक झड़प हो जाता है। यहां पर जेरूशलम शहर है, ये शहर आप देख रहे हैं जेरूशलम शहर, और जेरूशलम शहर में एक है अल-अक्सा मस्जिद। इसको लेकर के, इस मस्जिद को लेकर के दोनों पक्षों में लगातार विवाद जो है वह देखा गया है। तो इन सब वजह से आप कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इजराइल जो है अपनी आत्मनिर्भरता वहां से खत्म करना चाहता है। ठीक है, फिर इस टॉपिक पर हम आएंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। यहां पर जरा इस मैप को देखिए, यह मैप जो बताता है कि किस तरह से फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष चलता रहा है। यहां देखेंगे 1946 की स्थिति आप देखेंगे तो यह जो पूरी तरह से ग्रीन कलर नजर आ रहा है, यह वाला, यह पैलेस्तीन का एरिया हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे जंग होता गया यह ग्रीन कलर देखिए आपको कम होता हुआ नजर आएगा और यह व्हाइट कलर जो था उसमें बहुत थोड़ा सा यह इजराइल का हुआ करता था। लेकिन युद्ध के बाद यह व्हाइट कलर आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि 1946 में जब युद्ध हुआ था तो यह पूरा ग्रीन कलर यह पैलेस्तीन का हुआ करता था और इजराइल केवल यह व्हाइट कलर डॉट था यहां पर यहूदियों की संख्या। लेकिन उसी समय युद्ध के बाद जो 1947 का मामला आया तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह जो स्थिति है व्हाइट कलर वाला, यह इजराइल को हिस्सा मिल गया और यह हिस्सा गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक का हिस्सा यहां पर फिलिस्तीन को मिल जाता है। 1949-67 की स्थिति जो है कई बार इन दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा और इजराइल देखेंगे यहां पर और अपनी वर्चस्वता दिखाता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यहां अगर आप देखेंगे इजराइल तो 2014 में संघर्ष के बाद यह जो फिलिस्तीन का हिस्सा है, देखिए ये ग्रीन कलर वाला, इजराइल इसमें भी एंट्री मार चुका है, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन के हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। यह जो गाजा स्ट्रिप का यह हिस्सा हुआ करता था यह भी आप देखिए यहां पर नहीं है, व्हाइट कलर में आ गया, यानी कि इजराइल के पक्ष में है। और यह जो गाजा भी है यहीं से हमास के विद्रोही गुटों के द्वारा संघर्ष चल रहा है। तो इजराइल के कहना है कि जब तक यहां से वह पूरी तरह से हमास को खत्म करके गाजा पर अपना कंट्रोल नहीं कर लेगा वह संघर्ष विराम नहीं करेगा। तो यह मसला अभी चला हुआ है। अब जैसा मैंने कहा इजराइल द्वारा मांग क्यों किया जा रहा है, पहली चीज मैंने ऑलरेडी बताया है, फिलिस्तीनी कार्यबल जो है उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। क्यों, इसकी वजह क्या है कि ताकि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, राष्ट्रीय सुरक्षा किसकी, इजराइल की, तो इजराइल चाहता है कि उसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, संप्रभुता है, उसके साथ खिलवाड़ ना हो पाए। और हिंसक झड़प जो हो जाता है खास करके जुम्मे के नमाज के दिन देखा जाता है कि यहाँ पर फिलिस्तीनी नागरिक आते हैं और फिर जो है कहीं ना कहीं ये जो इजराइल के नागरिक है और फिलिस्तीनी नागरिक और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हो जाता है, इसको भी कम करना चाहता है। विदेशी श्रमिकों की संख्या बढ़ाने की उसकी योजना है और यह योजना कितना है, 30,000 से बढ़ा करके 50,000 तक करने की योजना है, जिसमें इंडिया और उसके पड़ोसी देशों को शामिल किया गया है। क्यों युद्धग्रस्त क्षेत्र में भारतीयों की रुचि बढ़ रही है। अब प्रश्न तो यह भी उठता है ना कि एक तरफ आप जान रहे हैं कि इजराइल और हमास में जंग छिड़ा हुआ है, जो लोग वहां पर हैं वह भी दूसरे मुल्कों में भाग रहे हैं, मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में जा रहे हैं शरणार्थी वर्ग के, और फिर भारतीय लोग जो है वहां रुचि दिखा रहे हैं जाने के लिए। यानी कि आप समझ सकते हैं जो श्रमिक विभाग है, चाहे वो हरियाणा का हो, अभी उत्तर प्रदेश में भी ओपन हो गया, तो उत्तर प्रदेश में लोगों की, युवाओं की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई है कि उस कैंपस में अब खड़े रहने के लिए जगह नहीं है। और इन युवाओं को यह पता है कि अभी इजराइल और हमास के बीच में क्या चल रहा है, इजराइल में जंग चल रही है, गोला बारूद चल रहा है। लेकिन इस खतरे की स्थिति को जानते हुए भी भारतीय लोग वहां जाना चाह रहे हैं, यह बड़ी बात है। जाहिर सी बात है इसका एक वजह क्या हो सकता है, बेरोजगारी। भारत में जो बेरोजगारी की स्थिति है, युवा जो हैं, कामगार हैं, उन्हें काम चाहिए लेकिन रोजगार नहीं उपलब्ध हो पा रहा है उनके मन मुताबिक। ठीक है, तो यहां पर बेरोजगारी की स्थिति एक वजह हो सकता है और यही एक बड़ी वजह है। दूसरी बात है कि लोग चाहते हैं कि गुणवत्तापूर्ण उनका जीवन यापन हो सके, है ना, तो ऐसी जिंदगी के लिए वो
वहां जाएंगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, उनका वेतन बहुत अधिक मिलेगा, कम से कम भारत की स्थिति से ज्यादा मिलेगा वेतन, तो इस वजह से भी वहां जाना चाहते हैं। देखिए इजराइल में लगभग $1600 प्रति माह मिलेगा, जो कि भारतीय रुपये के हिसाब से 1,32,000 होगा। अब समझ सकते हैं, ये 1,32,000 जब समझना है, ये इंजीनियर्स डॉक्टर्स नहीं है, ये बहुत कुशल श्रमिक नहीं है, यह सेमी स्किल्ड है या अकुशल श्रमिक है, क्योंकि इसमें प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ऐसे लोगों। अब इनकी तनख्वाह भारत में कितनी हो सकती है, इनकी तनख्वाह भारत में 20,000, 25,000, 15,000 ये मिलेगा, लेकिन यहां पर 1,32,000 तक मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, यहां रिस्क लेना चाह रहे हैं लोग, जोखिम में डाल करके उस जगह पर जाना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है, जो भी कंपनियां ले जा रही है या इजराइल सरकार जो है, यह वादा कर रही है कि जो भी श्रमिक आएगा उसके रहने खाने सभी चीज की व्यवस्था की जाएगी, और यह भी व्यवस्था जो है पूरी तरह से निःशुल्क किया जाएगा। यह भी बड़ी बात है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी दर, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, इन सभी मुद्दों पर एक कारण आपको नजर आएगा कि यह कारण बनता हुआ नजर आता है। जरा देखते हैं भारत में बेरोजगारी की स्थिति। बीते 12 महीने में दिसंबर में सबसे ज्यादा थी बेरोजगारी दर। दिसंबर का माह जो अभी खत्म हुआ है, 2023 की बात की गई है। यहां देखिए 2022-23, और यहां पर हम देखेंगे कि बेरोजगारी दर क्या है, ये परसेंटेज के आधार पर आपको दिखाया गया है माहवार। यहां आप देखेंगे ये भारत पूरे ओवरऑल पैन इंडिया की बात की गई है, यह शहरी क्षेत्र को लेकर के बात किया गया है, यह ग्रामीण क्षेत्र को लेकर के बात किया गया है। मार्च 2023 में देखेंगे बेरोजगारी दर 7.8% पैन इंडिया पे नजर आएगा, और 8.51% शहरी क्षेत्र में नजर आएगा। ग्रामीण क्षेत्र में 7.47% बेरोजगारी दर नजर आएगा। आप चौंके होंगे कि शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी दर कम क्यों है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में एक योजना सरकार चलाती है, उसका नाम है मनरेगा। यह ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने की बात करता है, और कहीं न कहीं यह योजना इसके लिए जिम्मेदार है कि ग्रामीण क्षेत्र में लगातार देखा जा रहा है कि बेरोजगारी दर कम है शहरी क्षेत्र की तुलना में। मामला समझ में आ गया। इसी तरह से पूरा आंकड़ा देखेंगे, और यह आंकड़ा आपको अप्रैल 2022 से मार्च 2023 का दिखाया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर भारतीय श्रमिकों की मांग क्यों। एक प्रश्न तो यह भी बनता है ना कि मैंने कहा कि इजराइल जो है वह श्रमिक के रूप में चाह रहा है विदेशी नागरिकों की, लेकिन वह जॉर्डन से भी ले सकता था, यूएई से भी ले सकता था, ईरान से भी ले सकता था, मतलब मिडिल ईस्ट के बाकी देश भी तो हैं। हालांकि वह दक्षिण एशिया से अगर चाह रहा है तो नेपाल हो, श्रीलंका हो, इस सबसे बहुत कम उसकी तादाद है, लेकिन वो भारत की तरफ अधिक देख रहा है। तो भारत की तरफ रुचि क्यों? क्योंकि देखिए एक तो है कि वो पीपल टू पीपल कनेक्शन वाला जो मामला आता है, ठीक है। दूसरी बात जो है, इंटरनेशनल रिलेशन में इकोनॉमी के अलावा, जैसे मैंने कहा ना कि हम आईआर की बात करेंगे, सॉफ्ट पावर की बात की जाती है ना, कुछ चीजें इस तरह का होता है जो आपके संबंध को बहुत बेहतर कर देता है, कुछ बातें। अब यहां पर भारत और इजराइल के बीच जो संबंध है, और पिछले कुछ वर्षों में संबंध बहुत ही मधुर रहा है, यह जग जाहिर है। लेकिन इस तरह की चीजें अगर होता है कि वह आपके यहाँ के लोगों को रोजगार देता है, बुलाता है वह देश, तो जाहिर सी बात है आप दोनों के बीच संबंध की प्रगाढ़ता जो है और बढ़ जाएगा। तो इजराइल कहीं ना कहीं इसको सॉफ्ट पावर के रूप में भी देखता है, और वैश्विक मंचों पर भारत समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बनके उभरा है पिछले कुछ दिनों में, और भारत की वैश्विक पटल पर जो छवि है वह बेहतर हुई है। इजराइल कहीं ना कहीं वैश्विक पटल पर घिरता हुआ नजर आ रहा है फिलिस्तीन को लेकर के, तो उसे भारत का समर्थन चाहिए, इसीलिए वह इस तरह की चीजें भी करना चाहेगा। दूसरी बात समझ लीजिए, भारतीय लोग क्यों रुचि ले रहे हैं। जनवरी 2024 में 15 सदस्यीय जो है इजराइल की 15 सदस्यीय टीम भारत आती है, और भारतीय श्रमिकों की भर्ती करने के लिए वह प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। अब यहां पर भर्ती की प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है तो उन्होंने बताया कि हमें कैसे लोग चाहिए, यानी कि उनकी कुशलता क्या होनी चाहिए। तो राजमिस्त्री, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कुछ किसान जैसे लोग उन्हें चाहिए। अब जरा देखिए, ये लोग जो हैं वह आप कह सकते हैं सेमी स्किल्ड हैं, बहुत बड़ा व्हाइट कलर जॉब तो नहीं है, लेकिन इनकी सैलरी यदि जो है 1,32,000 दी जाए तो ये क्यों ना जाना चाहें। इसीलिए ये जान को जोखिम में डाल करके भी वहां जाना चाह रहे हैं। मेहनत और कुशलता भी एक वजह है, ठीक है। मिडिल ईस्ट में वैसे भी इंडियन डायस्पोरा बहुत रहता है, चाहे आप यूएई की बात करेंगे, चाहे आप सऊदी अरबिया की बात करेंगे, आप जॉर्डन की बात करेंगे, आप यमन की बात करेंगे, आप कतर की बात करेंगे, हर जगह, ईरान वगैरह में, हर जगह वहां मिडिल ईस्ट में जो है भारतीय कामगार काफी अच्छे तादाद में रहता है। केरल वगैरह से तो बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं, और भारत की इससे
आमदनी भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक वजह तो है मेहनत। भारतीय लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, कुशल होते हैं, जल्दी ही किसी चीज़ को सीख लेते हैं और कहीं ना कहीं बाकी देशों की तुलना में भारतीय नागरिक में ये देखा जाता है कि वहाँ की कल्चर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि भारतीय कल्चर में भी विविधता है। अगर कोई व्यक्ति केरल का है और उत्तर प्रदेश में जॉब करना चाहता है, वो करता है, तो आप देखेंगे वो जल्दी ही उत्तर प्रदेश की जो रहन सहन है उसमें घुल मिल जाता है। तो यही चीजें जो है आदत उसे विदेशों में भी काम के अनुकूल बना देती है। ठीक है, और दूसरी बात जो मैंने कहा, कम वेतन पे उपलब्ध है। यही चीज अगर चाहे ये कि भाई मेरे को यूएसए से चाहिए, अमेरिका के साथ भी तो इजराइल का संबंध अच्छा है, उसके साथ भी तो सॉफ्ट पावर करना चाहेगा, लेकिन इसी काम के लिए 5 लाख वेतन देना पड़ जाता एक अमेरिकी नागरिक को। ठीक है, अगर वहां से श्रमिक लाता, और भारत के अगर लाता है तो 1 लाख 1.5 लाख में मामला बन जाएगा। तो कम वेतन पे उपलब्ध है, सस्ते वेतन पर यह भी है। अब जरा हम देखते हैं भारत के किन राज्यों से लोगों की संख्या वहां ज्यादा है। अगर देखेंगे तो मैंने पहले कहा कि हरियाणा जो है उसकी तादाद यहां पर सबसे पहले हरियाणा में ही ओपन हुआ और लोग काफी बढ़ गए। अब जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में अभी इसकी भर्ती चल रही है। इसके अलावा कई और राज्यों ने इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए दिलचस्पी दिखाई, जिसमें मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम के अलावा तेलंगाना, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार की बात हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो। ठीक है, भारत से इजराइल जाने वाले श्रमिकों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भेजा जाएगा, एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, अनुबंध किया जाएगा। इस अनुबंध में एक बात बहुत खास आपको देखने को मिलेगा, इस अनुबंध में यह तय किया गया है कि कम से कम 1 साल तो आपको रहना ही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका आगे भी बढ़ सकता है। आप 2 साल 3 साल के लिए भी, चूंकि उनको श्रमिकों की जरूरत तो है ही, लंबे समय तक रेगुलर बेस पे चाहिए, लेकिन आप 1 साल से पहले चाहेंगे कि 6 महीना में मैं वापस लौट के आ जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। कम से कम 1 साल वहां आपको रहना पड़ेगा। भारत इजराइल के मध्य श्रमिकों को लेकर के समझौता क्या हुआ था, यह भी जानिए, और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इजराइल के सेंटर फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड इंटीग्रेशन के अनुसार वर्ष 2021 में भारत इजराइल के मध्य एक द्विपक्षीय समझौता होता है। इस द्विपक्षीय समझौता के तहत कुछ बातें कही जाती है, और इजराइल और भारत ने यह समझौता किया कि 42,000 भारतीय श्रमिकों को परमिट दिया जाएगा इजराइल आने के लिए। कंस्ट्रक्शन श्रमिक होंगे जिसमें, और जिसमें नर्सिंग श्रमिक की संख्या अधिक इसमें देखी गई। भारत के विदेश मंत्रालय की वर्ष 2022 की रिपोर्ट अगर देखें तो लगभग 13,000 भारतीय कामगार इजराइल में रहते हैं, जिसमें से नर्सिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग जो हैं वह बहुत ज्यादा हैं। इसमें केरल राज्य जो है उसकी तादाद काफी अधिक देखी गई है। मिडिल ईस्ट में भारतीयों की स्थिति देखिए, जैसा मैंने कहा कि मिडिल ईस्ट की अगर आप यहां पर देखेंगे स्थिति, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार ये जो खाड़ी देश है, ये जो पूरा एरिया पड़ जाता है, इसमें लगभग 90 लाख भारतीय मजदूर रहते हैं। इंडियन डायस्पोरा की यहाँ पर स्थिति काफी अधिक देखी जाती है। यहाँ पर इस मैप के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को कि मिडिल ईस्ट की अगर आप देखेंगे स्थिति, तो यहाँ पर अगर आप देखिए इस जगह पे, चाहे वो ओमान हो या आप इसके अलावा सऊदी अरबिया की बात हमने किया था कि सऊदी अरबिया में यमन हो जाए, चाहे वह यूएई हो जाए, ईरान हो जाए, जॉर्डन हो जाए, सीरिया हो जाए, यहां पर आप देखेंगे इस पूरे एरिया में, ये जो पूरा एरिया है, यहां पर आपको भारतीयों की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और यहां से भारत में जो है वह निश्चित तौर पर पैसा भी आता है, तो भारत को भी इससे लाभ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फिलिस्तीन इजराइल को लेकर भारत का रुख क्या रहा है। जो फिलिस्तीन और इजराइल का विवाद रहा है, खास करके गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का एरिया जो है फिलिस्तीन को दिया गया था, बाकी इजराइल के पास है, तो इन चीज़ों को लेकर के भारत सरकार का रुख क्या रहा है। भारत जो है वही फॉर्मूला अपनाता है जो कि मैड्रिड शांति सम्मेलन में तय हुआ था। 1991 में अमेरिका की मध्यस्थता के वजह से मैड्रिड में एक शांति सम्मेलन हुआ था और इसमें कुछ बातें तय की गई थी। इसमें 2 स्टेट, यहां पर देखेंगे 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई। अब 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है? 2 स्टेट सॉल्यूशन जैसा शब्द से ही पता है कि 2 अलग अलग राज्य की अवधारणा की बात की गई। फलस्तीन जो है वहां पर मुस्लिम आबादी रहता है, और अगर आप इजराइल की बात करेंगे तो बहुसंख्यक आबादी वहां की यहूदी है, यानी कि धार्मिक आधार पर 2 अलग अलग समुदाय के लिए 2 अलग अलग राष्ट्र की परिकल्पना की गई। और उस परिकल्पना के तहत यह तय किया गया कि आप इस जगह को देखिए जरा यहां मैप में अगर फिर से हम चलते हैं तो यहां पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यह इसके तहत यह तय कर दिया गया कि यह जो एरिया है, इस जगह की जो बात की गई, यह गाजा पट्टी वाला हिस्सा और यह जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है, यह एरिया जो है वह
किसको मिल जाएगा? फिलिस्तीन को। बाकी हिस्सा जो है वह इजराइल के पक्ष में रहने वाला है। तो यह है टू स्टेट, यानी कि दो अलग अलग। इस एरिया पे मुस्लिम आबादी रहता है, चाहे वो गाजा हो चाहे यह हो फिलिस्तीन हो, और यह एरिया जो है इजराइल वाला, इसमें यहूदी रहता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि ये जो फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक वाला हिस्सा है, यह इजराइल राज्य के जो अपनी संप्रभुता है उसको मानता है, लेकिन गाजा पट्टी जो है वह है तो फिलिस्तीन के का ही हिस्सा, लेकिन उस पर हमास विद्रोही गुट जो है उसका कब्जा है, और हमास जो है इजराइल के संप्रभुता को नहीं मानता है। यही वजह जो है, अभी वो चाहता क्या हमास है कि वहां से पूरी तरह से वह इजराइल को खदेड़ दे और अपनी पूरी जमीन वापस ले ले। इसीलिए हमास और इजराइल के बीच संघर्ष देखा जा रहा है। तो टू स्टेट सॉल्यूशन को भारत भी मानता रहा है, वह फिलिस्तीन के संप्रभुता को भी मानता है, इजराइल के भी संप्रभुता को मानता है, और भारत चाहता है कि इसका समाधान युद्ध से ना बल्कि शांति समझौते से हो जाए। तो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष विराम करने के लिए ये जो है टू स्टेट सॉल्यूशन यही लाया गया था, लेकिन फिलहाल इस पर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। भारत सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए क्या प्रयास किया गया है? आज अगर मान लीजिए देश में बेरोजगारी इस लेवल का नहीं होता, रोजगार की अच्छी खासी स्थिति होती, तो लोग वहां पर जान रहे हैं कि जान का खतरा है फिर भी नहीं जाते, कम से कम इतने तादाद में लोग नहीं देखे जाते। तो इस वजह से भारत सरकार जो है बहुत तरह की योजनाएं लेकर के आते रहती है ताकि यहां पर लोगों को रोजगार मिल सके। कुछ योजनाओं की चर्चा करते हैं, खास करके अभी जो अंतरिम बजट 2024 का पेश किया गया है, इसमें कुछ बातें की गई है, तो हम उस पर एक नजर दे लेते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, यह जो है यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। इसके सामने जो चुनौतियां आती है उसके समाधान की बात की गई है। अंतरिम बजट 2024 को बात करें तो 177.24 करोड़ रुपए का आवंटन इसके लिए किया गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन देने की भी बात की गई है, और वर्ष 2024-25 के यही अंतरिम बजट में देखें तो मनरेगा का मैंने पहले भी चर्चा किया था कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार गारंटी अधिनियम है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर आ सकता है मनरेगा से संबंधित कि क्या यह जो है, कभी मान लीजिए यूपीएससी का सर फिर गया और उसने पूछ दिया क्या यह शहरी क्षेत्र में भी होता है? बिल्कुल भी फंसना नहीं है, यह शहरी क्षेत्र में नहीं होता है। यहां पर देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय, तो शब्द पे ध्यान दीजिए, यानी कि यह नेशनल लेवल का योजना है, किसी राज्य सरकार का नहीं है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि यदि रोजगार ग्रामीण स्तर पर नहीं मिलता है तो यहां पर कुछ प्रावधान भी किए गए हैं, मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि मनरेगा पर मैंने डिटेल से चर्चा किया है, इस लेक्चर में नहीं करूंगा, आप इसको लेकिन पढ़ लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस अंतरिम बजट में भी सरकार ने इसके लिए 86,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं, तो यह फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा होने वाला है। अब चलिए इस टॉपिक पर एक प्रश्न है, और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छा जवाब दे लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन है उसे ढूंढना है। भारत टू स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है, हमने चर्चा की है। वर्ष 1991 में अमेरिका की मध्यस्थता के बाद मैड्रिड शांति सम्मेलन हुआ था, हमने इसकी भी चर्चा की है। आपको देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, उसके आधार पर आपको तय करना है, और तय करके जो भी विकल्प सही लगे चार में से एक, उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत के जो लोग हैं उनको अपना जान जोखिम में डाल करके इजराइल जाना चाहिए काम करने के लिए, या भारत सरकार जो प्रयास कर रही है वो प्रयास कितना पर्याप्त है श्रमिकों को भारत में काम देने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।